दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। 9 तक हो गया है। अगर आपने एक भी सेट मिस किया है 1 नंबर से लेकर 9 तक, तो टेलीग्राम पे कंप्लीट लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहां से जाके सेट को देख सकते हैं। और जो आपका सेट नंबर 9 है, वो ना कंप्लीट 28 जनवरी को जिस तरीका का पेपर हुआ था उसी पे बेस्ड है। तो सेट नंबर 9 को अब ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट जिस चैप्टर के जिस टॉपिक से सवाल आया था उसी टॉपिक से सवाल डाला गया है। अगर सर्कल से सवाल था तो सर्कल से, अगर ट्रायंगल से था तो ट्रायंगल से, अगर अलजेब्रा से सिंपल 5 सवाल है तो भाई 5 सवाल, एरिया और वॉल्यूम मिला के 9 सवाल थे तो 9 सवाल। जिस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल था तो 1 सवाल, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिएगा। कंप्लीट 1 से लेकर 9 तक आपको देखना है और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट में भी डाला हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट सेट और सेट नंबर 10 क्या क्या रहेगा सुन लीजिए। आपको 5 सवाल मिलेगा अलजेब्रा का, 5 सवाल मिलेगा आपको ट्रिगो का, उसके बाद 2 सवाल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिलेगा, और 5 5 10 और 2 12, ठीक है। और 4 सवाल आपको मिलेगा एरिया और वॉल्यूम से, 12 5 17, बाकी 3 सवाल अदर चैप्टर से रहेगा। तो आपको जवाब देना है पूरे के पूरे 20 सवाल का। और इतना अच्छा से आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं यहाँ पे। आप लोग शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग तो कर रहे हैं बट बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग को यहाँ से सब कुछ दिखता है कि कितना लोग किस लेंथ तक वीडियो को देखते हैं। आप अगर कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो वो भी दिखता है, आप अगर 2 मिनट 4 मिनट देख के छोड़ देते हैं तो वो भी दिखता है। देखिए, जिन लोगों ने कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनका प्रैक्टिस तो बढ़िया हो ही रहा है। तो आप लोग मिस कर क्यों रहे हैं? कंप्लीट वीडियो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिए और क्वेश्चन नंबर 20 तक जाइए, आपको सब कुछ बता देते हैं। फिर भी आप लोग मिस कर रहे हैं चांस। देखिए, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपका 20 सवाल आए और आप जो है 10-12 सवालों पे अटक जाए। ऐसा रिस्क मत लीजिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ठीक है। अभी आप लोग का 5 रीजनिंग का सेट भी आने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। आगे जाके 1-2 दिन बाद हम लोग झारखंड दरोगा का भी अब प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो जो भी लोग झारखंड दरोगा में लगे हैं या चाह रहे हैं कि कब आएगा वैकेंसी, तो जैसा कि न्यूज़पेपर से खबर आ रहा है और बहुत जगह से कि भाई एक आधो महीने में वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा या आ जाएगा दरोगा का। तो भाई उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करके रखे हैं और आप लोगों को उसका प्रैक्टिस सेट जितना भी हुआ है 2017 में 33-34 शिफ्ट में उसका परीक्षा हुआ था, सबका एक शिफ्ट वाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसमें भी मैथ का 20 सवाल आता है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको लेक्चर देखना है। ये सारा का सारा कोर्स का डिटेल है, ठीक है। जो आप जिस भी कोर्स में इनरोल है उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप अगर सुपर 50 बैच में हैं तो हर एक वीडियो को देखे जाइए एटलीस्ट 3 बार 4 बार, ठीक है। आप अगर 40 डेज टारगेट बैच में हैं तो हर एक वीडियो को देखे जाइए। जो भी आपको हर दिन टारगेट दिया जा रहा है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आप मैथ प्लस रीजनिंग जो बैच कंप्लीटेड है इसमें आप भाई कंप्लीट वीडियो देखो, तभी ना फ़ायदा होगा। अब आप कोर्स में एडमिशन लेके छोड़ दिए हो तो क्या फ़ायदा होगा बताइए? कुछ फ़ायदा नहीं ना होगा। तो देखो, और ये मैथ प्लस रीजनिंग का नया बैच है जो अभी चल रहा है, ठीक है। ये बैच झारखंड दरोगा के लिए स्पेशली, ठीक है। रेलवे के लिए भी बैच है। सारा का सारा बैच आपको फोकस स्टडी भी तभी पे मिलेगा। और विशेष जानकारी के लिए 7909004902 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो अभी हम आपको फिर से एक बात बता दे रहे, जो कई बार बताया कि भाई अभी का पढ़ा हुआ ज़्यादा काम आएगा। अभी आप एकदम रिदम में, फ्लो में, इसको टूटने मत दीजिए, घबराइए मत। बस हम लोग टारगेट के पास पहुंचने ही वाले हैं, लड़खड़ाना नहीं है, चलते रहिए, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर देखना है। तो 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से, 5 क्वेश्चन ट्रिगो से, और आपका 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से,
और 4 से 5 सवाल आपका रहेगा एरिया और वॉल्यूम से, बाकी के 3 सवाल बाकी और चैप्टर से। ठीक है, आपको जवाब देना है। कहता है कि यदि sin 7x बराबर cos 11x है तो tan 9x प्लस कोट 9x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप जो है इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगर sin 7x बराबर cos 11x है, इसका मतलब ये है कि इनके एंगल का सम 90 डिग्री है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, अगर 7x प्लस 11x बराबर 90 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर 7 और 11 18, मतलब x बराबर 5 डिग्री। अब जब x बराबर 5 डिग्री है तो x की जगह पे 5 रखेंगे तो 9 पचे 45 और 9 पचे 45, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ और नहीं tan 45 प्लस कोट 45 है। तो tan 45 भी 1 और कोट 45 भी 1, 1 + 1 2 आपका उत्तर हो गया। अब देखिए, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि सर आसान सवाल पूछा जाता है, एक लड़का स्पेशली फ़ोन करके बोला कि सर कि एकदम आसान सवाल आता है। भाई ज़रूरी नहीं है, आता है, आया है तो आसान ही आएगा, मुश्किल भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम इसी टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे, हर एक तरीके का सवाल देखेंगे। कैलकुलेशन का जिम्मा आपका है, कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। कहता है कि यदि tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3 है तो tan 15 डिग्री गुना कोट 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब देखो इसमें पूछा क्या है, tan 15 डिग्री का वैल्यू आपका दे दिया है। भाई मेरे tan 15 डिग्री का वैल्यू आपका दे दिया है। ये सवाल ना आप समझिए तो अलजेब्रा वाले सवाल के फॉर्मेट पे है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि tan 15 डिग्री गुना कोट 75। एक बात बोलिए, कोट 75 को tan 15 डिग्री लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कोट 75 को समझ लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 - 15 डिग्री। 90 में 15 गया 75 बचेगा और कोट 90 - थीटा मतलब tan थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कोट 15 डिग्री। क्या लिख सकते हैं इसको? tan 15 डिग्री, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। सेम इसी तरीका से tan 75 डिग्री इंटू कोट 15 डिग्री। तो देखो 15 डिग्री का वैल्यू मालूम है tan में, तो हम इसको 15 डिग्री के फॉर्मेट में ही बदलेंगे। तो हम tan 75 को कोट 15 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan का 15 डिग्री और गुना में दिया हुआ है कोट का 15 डिग्री, मिस्टेक हो जा रहा है, कोट का 15 डिग्री और गुना में भी दिया हुआ है कोट का 15 डिग्री। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आप इसको सीधा देख के कह सकते हैं। आपको समझाने के लिए हम एक स्टेप किए, आप देख के कह सकते हैं कि सर ये कुछ और नहीं है, ये tan स्क्वायर का 15 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर का 15 डिग्री ही है। अब देखो अपने पास जो वैल्यू है वो tan 15 डिग्री है, तो भाई tan 15 डिग्री का वैल्यू है तो कोट 15 डिग्री का वैल्यू कहाँ से लाए। आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। ठीक है, या कोट थीटा बराबर इसी को आप कह सकते हैं कि 1/tan थीटा होता है। देखिए एग्जाम में छोटा मिस्टेक आपको भारी पड़ जाता है, इसीलिए ध्यान से समझिए। तो भाई tan कोट थीटा इक्वल टू 1/tan। अब आप ध्यान से देखो 2 - √3 है क्या, तो सर ये कंजुगेट पेयर है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 2 गया 1। अगर ये कंजुगेट पेयर है और इनको रेशनलाइज करेंगे तो भाई इनका उल्टा वैल्यू आएगा, मतलब 2 + √3 आएगा। तो कोट थीटा का वैल्यू 2 + √3 होगा। कोट थीटा का वैल्यू 2 + √3 होगा। अब सिंपल सा बात है, tan 15 का वैल्यू 2 - √3 का स्क्वायर प्लस कोट 15 का वैल्यू 2 + √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपका है a - b का स्क्वायर प्लस a +
बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है और आपको आंसर बता देना है। ठीक है, 4 और 3 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 सवाल होगा, 5 टाइप का होगा। कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो कि भाई ये चीज़ है क्या, इसको आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो देखो, अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें, यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन कर ले तो अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है क्या। तो भाई मेरे ये दोनों ही चीज़ एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है और ये कट जाएगा। अब आपके मन में होगा सर कि कैसे कट जाएगा, तो देखो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को जब कोस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे कोस थीटा में तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम कॉस में लिखना चाहे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना। क्या बचा, साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा, सीधा आपका उत्तर हो गया। तीसरा सवाल, तीनों सवाल 3 टाइप का मिला, चौथा और 5वां भी आपको अलग अलग टाइप का मिला। डिग्री दिया गया है और आपका और आपके दिमाग में सबका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल बनेगा। और इसमें एक गलती होने का चांस और रहता है कि ये सवाल ना सिंप्लीफिकेशन जैसा बन जाता है और इसमें आप छोटा छोटा गलती कर देते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कोट स्क्वायर 30 डिग्री, सबका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो भाई 1/√2 और उसका स्क्वायर है, और इसको एक बार में लिखना है। कैसे लिखना है समझ लीजिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक बार में लिखना है, अब इसको 2 बार में भी लिख सकते हैं। एक बार कहने का मतलब कि जल्दी उत्तर आएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आपको दिमाग में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री मतलब सीधा 1/2 लिखेंगे, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 होता है, उसका स्क्वायर है, ये पलट जाएगा तो ये बनेगा 4/3, एक बार में लिखिए। प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 गुना साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2 मतलब ये हो जाएगा 2/1। ये बात हम आपको कह रहे थे। टेन स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 गुना कोट स्क्वायर 45 डिग्री 1 होता है, इसका तो खेले नहीं है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2, 1/2 मतलब 1/4 गुना कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो कोट स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का गुना 3, ये हो गया। गलत लिख दिए क्या हम, देखिए वैल्यू कभी कभी ना अचानक से दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, सही है, 1/3 होगा, ये 3 नहीं 1/3 होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या बचा, कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन ये कुछ और नहीं, यहाँ से 2/3 आएगा, प्लस यहाँ से 1/2 रहेगा, माइनस 1/3 रहेगा, माइनस का 1/12 रहेगा। यहाँ से आपका जिम्मा करिए। तो भाई मेरे 2/3 में 1/3 गया, 1/3 बचा, प्लस 1/2 माइनस 1/12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और 4 6 में 1 गया, ये हो जाएगा आपका 9/12 मतलब 3/4। ठीक है, सीधा इसका उत्तर आ जाएगा। ध्यान से देखिए और कैलकुलेशन कीजिए।
इस ब्लैक बोर्ड, इस वाइट बोर्ड को भी इतना मैथ समझ में आ गया होगा अभी तक, जितना इस पे हम आपको मैथ पढ़ाए हैं इसको भी मैथ आ गया होगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये भी सीखता होगा कि भाई अब ये इतना लिखेगा। देखिए कहता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 और नीचे है अपॉन टेन स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20। अब ध्यान से देखो कि भाई मेरे आपको हम क्या बोले कि 5 क्वेश्चन 5 तरीका का होगा, ठीक है, ये आपका 5वां सवाल है। अब देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, साइन 25 और कोस 65 इनका एंगल जोड़ो, 65 25 90, 65 25 90, तो या तो ऊपर का वैल्यू 65 में ले आओ या तो ऊपर का वैल्यू 25 में ले आओ। तो भाई कोस 65 को हम साइन 25 लिख सकते हैं, देखो एक बार में, और ये हो गया साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इधर भी साइन 65 को हम कॉस 25 लिख सकते हैं, बोले सर ठीक, ये हो गया कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। मतलब ये कुछ और नहीं है, ऊपर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है जो कि 1 होता है। मतलब इसको अगर हम आपको समझाने के लिए लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, बोले सर लिख सकते हैं। अब देखो नीचे या तो हम इसको 70 में ले आए या तो 20 में ले आए, तो टेन 70 डिग्री को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कोसेक स्क्वायर 20 को हम सेक स्क्वायर 70 लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखो ऊपर क्या बना 1, नीचे क्या बना टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, और ये 1 बाय माइनस का 1 मतलब माइनस का 1 आपका उत्तर हो जाएगा। 1 उत्तर मत मार दीजिएगा। ये 5 सवाल आपका हो गया ट्रिगो से। अब आगे 5 सवाल हम लोग अलजेब्रा सवाल। जब ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो भाई आदमी लोग कहता है कि जब ऐसा सवाल आए क्यूब रूट में आए, क्यूब रूट रहे और अंदर p और p स्क्वायर माइनस 3p प्लस, तो भाई अगर इसमें प्लस प्लस रहे तो या ऐसे बोलता है, कैसे बोलता है बताते हैं कि अगर माइनस प्लस है इसका मतलब है कि भाई p का वैल्यू 101 है, तो 101 में 1 घटा दो और 1 घटा के आपका उत्तर आ जाएगा 100। अब बात यही समझ में नहीं आया कि एक हम अंदाजी बचे 150 कैसे घटा दें। लोग बोलता है कि p का वैल्यू 101 है, देखो हमको वो सब बात ठीक से बोलने नहीं आता है, हम फंसने लगते हैं। तो 101 में 1 घटा दो और वही आपका उत्तर होगा। अब माथा धर लो आदमी, क्यों घटा दे 101, कैसे घटा दे, समझ में आता है नहीं समझ आता। वहाँ तो एकदम मज़ा आ जाता है, वाह सर क्या बताते हैं क्या पढ़ाते हैं, ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं है। और जब वही सवाल एग्जाम में आता है तो आप ही से नहीं बनता है, तो फिर फ़ायदा क्या है। देखो बताते हैं, ध्यान से देखो, क्यूब रूट है p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 माइनस 1 रूट के अंदर है। तो भाई अभी इसको हम रूट रहने देते हैं क्यूब रूट, और p से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब ये है क्या, एक फॉर्मूला बताते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब कहेंगे सर ये चीज इसमें कहाँ दिख रहा है, दिखा देते हैं। ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 1 क्यू। क्या दिख रहा है आपको, तो भाई ऐसे आप समझेंगे तब ना। तो ये कुछ और नहीं, p माइनस 1 का होल क्यूब है, और इस पे क्यूब रूट लगा है, तो भाई मेरे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p माइनस 1, और p का वैल्यू कितना 101 है ना, 101 माइनस 1, तो 100 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। अब मज़ा आया, अब मज़ा आया होगा आपको, क्या अब समझ में आया। 7 नंबर सवाल से कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है भाई,
a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जरा इसको ना ध्यान से देखिए और वैल्यू पुट करने का मत सोचिएगा, ठीक है, कि a बराबर b बराबर c कर देते हैं। कर दीजिए, नीचे जीरो आते देर नहीं लगेगा, ठीक है, और आप आंसर भी लगा देंगे जीरो और आपको मज़ा भी बहुत आएगा और गलत भी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है, कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे सर पूरा एक्सप्रेशन में a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है, यही तीनों आपको पूरा दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। a माइनस बी का स्क्वायर है, अगर यहाँ a माइनस बी का क्यूब मिल जाए, यहाँ b माइनस सी का क्यूब मिल जाए, यहाँ c माइनस ए का क्यूब मिल जाए, तब हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के फॉर्मूला में इसको देख सकते हैं। अब मिलेगा कैसे, तो भाई देखो, अगर हम इसमें ऊपर नीचे a माइनस बी से गुना और भाग कर दें, ऊपर नीचे, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो भाई अगर हम इसको इसी टर्म में लाना है तो इसको दोनों को काट देंगे। अब जब ये काम करेंगे तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और यही काम सब में करना है। इसमें क्या कर दे, इसमें b माइनस सी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस b माइनस सी का क्यूब, नीचे हो जाएगा, यही चीज़ नीचे हो जाएगा ना, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, यही सेम चीज़ नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, सेम ये वाला हो जाएगा। प्लस में देखिए आगे क्या होगा कि भाई अगर इसमें क्या होगा सर, इसमें ऊपर नीचे c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई ये भी हो जाएगा c माइनस ए का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, तो सब तीनों में सेम हो जाएगा, यही वाला इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। देखो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो अब ऊपर हमको एक क्यू और बी क्यू और सी क्यू दिख रहा है, नीचे एलसीएम सेम है, तो भाई एलसीएम सेम है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए तो a माइनस बी, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये एक सवाल ख़त्म हो गया, c माइनस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब। अब आपको मालूम है कि ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है। तो क्या a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, 0 आएगा। मतलब कुछ और नहीं, ये आ जाएगा 3abc, मतलब 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ये ऊपर से नीचे कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा आपका उत्तर। बात समझ में आया? मेरा कैमरा का तबीयत लग रहा है ख़राब हो गया है, ठीक है, इसका थोड़ा सा फंक्शन लग रहा है गड़बड़ हो गया, ठीक करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को कैमरा का सर्विस सेंटर के बारे में पता है रांची में कहीं, तो बताइएगा कमेंट में, या मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। इसका सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डेली दिक्कत होता है, हर दिन दिक्कत होता है। कहता है कि यदि 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4z माइनस 3 अपॉन जेड बराबर 0 है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा। अब आप कहेंगे सर वैल्यू सोचते हैं ना, वो हम कहेंगे सोचिए वैल्यू, वो भी है सही तरीका है, सोचिए। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन दिया है, सबका वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, इसका भी वैल्यू 0 है, ठीक है। वैल्यू आप लोग सोचिए, हम आपको तरीका बताते हैं।
देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, अगर हम एलसीएम को अलग अलग कर दे, अगर हम एलसीएम को अलग अलग कर दे मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इसको हम 4x एक लिख के दिखाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स। इसी को बोले सर लिख सकते हैं, x से x मेरा कट जाएगा, 4 माइनस 1/3 बचेगा। और यही काम तीनों के साथ होगा। तो अगर हम तीनों को लिखें, अगर हम तीनों को लिखना चाहें तो भाई कैसे लिखेंगे, एक आपको लिख के बता दें। इसको हम लिखेंगे 4 माइनस 3/x, इसको लिखेंगे 4 माइनस 3/y प्लस 4 माइनस 3/z बराबर 0, यही लिखेंगे। अब देखो 4 4 8 4 12, अगर 3 को कॉमन ले लें -3 को, तो अंदर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बचेगा बराबर 0। और यही चीज़ पूछा है हमसे, यही चीज़ पूछा है। 12 को उठा के उधर ले जाएं तो आप कहेंगे सर -3 इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू माइनस का 12, माइनस से माइनस 3 से 4 बार में, और यही 4 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। वैल्यू सोचते रहिए, सोचते रहिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उससे भी आएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, मतलब हम इसको ऐसे लिख दें कि 4x माइनस 3 अपॉन एक्स बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3 अपॉन एक्स बराबर 0। तो आप कहेंगे सर ये x इंटू 0 0 हो गया, तो 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/4। अगर x बराबर 3/4 है तो 1/x बराबर हो गया 4/3। ठीक है, 4/3। और यही वैल्यू सबका आएगा, 1/y बराबर भी होगा 4/3 और 1/z बराबर भी होगा 4/3। सबको जोड़ दीजिए, 4/3 प्लस 4/3 को 3 बार जोड़ना है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 4 वैसे भी उत्तर आ जाएगा। दोनों तरीका आपके पास है, जो समझ में आए उससे ठोक दीजिए सवाल को, और दोनों ही आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, बस समझ रखना बहुत ज़रूरी है। खंड पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि नहीं, देखो ये रूट वाला गुणनखंड है, सब करना आना चाहिए। अब नॉर्मल गुणनखंड के जगह पे अगर रूट वाला दे दिया तब फंस जाएंगे। देखो, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का एक गुणज है, गुणज, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंडन करना होगा। तो 2 फैक्टर आएगा, एक आपसे पूछा है, ऑप्शन में एक ही दिया है। ठीक है, तो भाई इसको सबसे पहले कैसे तोड़ोगे, तो आप कहेंगे सर ये है हमारा 4√3x² प्लस 5x, इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x 5x माइनस √3x बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, तो भाई यहाँ से देखो इन दोनों से क्या कॉमन निकालें, तो कहेंगे सर 4 कॉमन निकालिए, 4x कॉमन निकालिए, तो अंदर बच जाएगा √3x प्लस 2 माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालें कि अंदर यही चीज़ बचे, तो सर √3 अंदर चाहिए, तो √3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर बचेगा √3x प्लस 2 बराबर 0, √3x। अब इसको √3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, √3 इंटू √3 कहाँ पे, हाँ √3 इंटू √3 3x हो जाएगा, और √3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम x कहाँ लिख दें, यहाँ पे x नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक फैक्टर तो आपको दिखा √3x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर है 4x माइनस √3, 4x माइनस √3 बराबर 0। कोई एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, तो 4x माइनस √3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपके ऑप्शन में है। ठीक है, 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2 ऑप्शन में नहीं, एक ही ना रहेगा भाई। दोनों भी पूछ सकता है कि इसका गुणनखंड कौन सा है, तो भाई दोनों देगा ऑप्शन में। बात समझ में आए, आप लोग भी बना के उत्तर देते हैं। आप सोचिए कि वैल्यू पुटिंग कैसे होगा,
और हम आपको बेसिक बताते हैं, ठीक है। देखो, यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 है तो कहता है कि 1/x² माइनस वाई जेड प्लस 1/y² माइनस जेड एक्स प्लस 1/z² माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा। और एक कंडीशन दिया है कि x बराबर 0 नहीं है, y बराबर 0 नहीं है, z बराबर 0 नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। अच्छा, यहाँ पे x² है कि z² है भाई, किधर गया सवाल, किधर गया जी, किधर गया जी। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू पुटिंग, आप देखिए बोलेगा कि x बराबर y बराबर z रख दो, होगा। x का वैल्यू 1 रख दो। यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना मुश्किल काम है, यहाँ पे, ठीक है। करिए आप लोग, और बेसिक देखिए कितना आसान है बेसिक। तो भाई मेरे, अगर हम यहाँ से देखो, ध्यान दो, अगर हम वाई जेड का वैल्यू निकाल लें, जेड एक्स का वैल्यू निकाल लें और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लें, यहीं से तो निकल जाएगा वैल्यू सबका, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो इसको इधर लिखते हैं। अगर हम बोले कि एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का जेड एक्स, इसको उधर लेके चल गए। और फिर वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का एक्स वाई। और फिर एक्स वाई प्लस जेड एक्स बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का वाई जेड। क्या लिखे ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक एक बार सबको इधर लेके गए हैं। तो माइनस जेड एक्स का वैल्यू ये, माइनस एक्स वाई का वैल्यू ये और माइनस वाई जेड का वैल्यू ये। अब सबका वैल्यू सबके जगह पे रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x² माइनस वाई जेड का वैल्यू क्या है, देखो माइनस वाई जेड का वैल्यू है प्लस का एक्स वाई प्लस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, और इसको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस जेड एक्स। और इसी तरीका से 1/ माइनस जेड एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो ये हो जाएगा y² प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। और 1/z² माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। उधर ऑप्शन लिखा हुआ है, ये मेरा क्या लिखा हुआ है जनाब, ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, इसमें भी z है, इसमें भी z है। तो अगर इससे हम x कॉमन करें, इससे हम y कॉमन करें और इससे हम z कॉमन करें, तब देखो क्या होगा। इससे हम x कॉमन करें तो ये हो जाएगा 1/x इंटू अंदर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 1/y इंटू अंदर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होगा 1/z इंटू एक्स, वही होगा x प्लस वाई प्लस जेड, हम एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। यही चीज़ होगा। एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, एलसीएम यही ना आएगा भाई, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये तो तीनों में है, तो x से इसको भागा देंगे तो क्या होगा सर, वाई जेड, y से इसको भागा देंगे जेड एक्स, जेड से इसको भागा देंगे एक्स वाई, यही फॉर्मेट आएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 0, तो ऊपर क्या हो गया 0 और 0/समथिंग क्या 0, तो डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाता है। बाकी आप वैल्यू सोचिए और ये बताइए कि x, y और z का क्या क्या वैल्यू आप लोग रखें क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में x, y और z का आप लोग क्या क्या वैल्यू सोच पाए, जरूर बताइएगा, ठीक है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इक्वेशन दे दिया है x² + y² + 7x - 4y + 9 = 0। तो रेडियस निकालना है। अब देखो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों का जानकारी होना जरूरी है, तब जाके रेडियस निकलेगा। तो भाई सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पूरा बताया है, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो किधर गया, हाँ सीट में आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखो सर्कल का फॉर्मूला होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब रेडियस में g भी आता है, f भी आता है और c भी आता है। तो भाई यहाँ से इस इक्वेशन का तुलना इससे करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, x² की जगह x², y² की जगह y², 2gx, x की जगह पे x, तो भाई 2g, इस मार्कर का टाइम गया, तो भाई 2g का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो 7 दिया है, तो g का वैल्यू क्या होगा 7/2। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2f का वैल्यू क्या है, यहाँ पे +2fy है, यहाँ -4fy है, तो 2f का वैल्यू -4, तो f का वैल्यू -2, और c का वैल्यू क्या है, बोले सर 9 है, c का वैल्यू क्या है 9 है। अब सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए, रेडियस बराबर होता है √f² + g² - c², ये होता है। ठीक है, अब सबका वैल्यू रख दीजिए और प्यार से f के जगह पे 7/9 मतलब 49/4 प्लस, सॉरी ठीक है, और अच्छा हम यहाँ पे f का वैल्यू रख दिए ना 2, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे रख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे -9। तो भाई 4 में -9 गया, -5, और आपका हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिए हम क्या इस इक्वेशन को लिखने में, x² + y² + 7xy + 4y, ओहो प्लस में है भाई, तो यहाँ भी वैल्यू आपका प्लस में आएगा। तो g का वैल्यू हम निकाले हैं, g का वैल्यू होगा 7/2, f का वैल्यू 2 और -c², c का वैल्यू 9। ठीक तो है, तो अब इसको करना है कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा आपका 49, 4 × 16, 9, 36, 36 में 16 गया तो बचा 20, और यहाँ पे ओह ठीक तो है भाई, 49 में 20 किया तो आपका 29 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा √29 और √4 मतलब 2। अरे ठीक है, बिना मतलब में हम घूम रहे थे। ठीक है, तो ये √29/2 सर्कल का रेडियस होगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन याद रखना है, इसको इससे हम कंपेयर किए तो भाई g, f और c का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे √f² + g² - c², सब का वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके देखो, वैसे भी हो जाएगा आपका -5 और 4 × 5 = 20, 49 में 20 गया तो 29, √29। ठीक है, तो √29/2 आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये वाला आपको याद है, याद नहीं है ना, तो इसको याद रखिए। देखिए बहुत और भी तरीका है जो आप देखिएगा कि एकदम
ट्रिक से अगर सर्कल का इक्वेशन दिया है तो ऐसा ट्रिक बताएंगे 1 सेकेंड में, मतलब बिना देखते ही आप आंसर ठोक दीजिएगा। वो सब झोल झाल में मत पड़िए, ठीक है। 20 सवाल आना है, 20 में एक सवाल ये रहेगा। अगर आप 20 सवाल में 1-1 मिनट भी देते हैं तो बहुत है, तो तब भी आप बहुत बढ़िया है। इस सवाल का उत्तर दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि x और y के बीच वह संबंध ज्ञात करें जिससे बिंदु x y 6,2 और 4,6 से समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा पॉइंट x है तो इससे सेम डिस्टेंस पे 6,2 है और इससे सेम डिस्टेंस पे आपका 4,6 है, और ये मेरा पॉइंट क्या है, x और y। सेम डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट है, तो x और y के बीच रिलेशन तभी निकलेगा जब ये दोनों डिस्टेंस को बराबर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि बोला है कि बराबर है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x - x1 प्लस y - y1 √x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर, और ये दोनों तरफ लगेगा, यहाँ भी, और ये दोनों बराबर है। मतलब यही से समझ जाना है कि बराबर के दोनों तरफ रूट आएगा तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखना ही नहीं है, सीधा कैलकुलेशन को लिखो। तो पहला हो जाएगा x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर है x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। ये दोनों, ये चीज कह रहा है सवाल, भाई इधर भी रूट होगा इधर भी रूट होगा, तो हम रूट तो हटिए जाना है। अब यहाँ पे तो भाई थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, a - b और a + b का होल स्क्वायर है बस, मतलब यहाँ तो a - b का ही होल स्क्वायर है। और आप देखिएगा कि इधर का x² इधर के x² से कट जाएगा, इधर का y² इधर के y² से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर बराबर के दोनों तरफ x² है तो इधर आके कट जाएगा, इधर भी y² इधर भी y² है तो कट जाएगा। तो अगर ये सब चीज़ समझते हैं तो लिखना नहीं है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई एक बार लिख लीजिए, जिससे कि हम आपको लिख के बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका x² प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12x। ये हो जाएगा y² प्लस 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 नहीं, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 दूना 4y बराबर फिर से इधर हो जाएगा x² प्लस 16 माइनस 4 दूना 8x प्लस फिर से हो जाएगा इधर y² प्लस 36 और माइनस 6 दूना 12y। यही इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये x² y² इस x² और y² से उड़ गया, ये आपका प्लस का 36 इधर उधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस में जाके 0 हो जाएगा। क्या बचा? तो इधर बचा माइनस का 12 और इधर बचा माइनस का 8। तो भाई मेरे, अगर हम इसको इधर ले आए तो प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा माइनस का 4x। अब ध्यान से देखो, इधर बचा माइनस का 4y, इधर बचा माइनस का 12y, इसको इधर ले आएंगे प्लस का 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा प्लस का 12 में 4 गया प्लस का 8y, और इधर प्लस का 16 है, ये प्लस का 4 को उधर ले जाएंगे तो भाई 12 बचेगा। यही बचेगा मेरा फाइनली, यही बचेगा। अब देखो भाई मेरे, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें या -4 कॉमन ले लें तो आप कहेंगे सर अंदर बचेगा x - 2y और बराबर 12, और ये -4 से इसको काट देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, मतलब x - 2y बराबर 3 किधर है, x - 2y बराबर 3। ये ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से सवाल था, दोनों तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला का था, क्योंकि बोला है कि इस पॉइंट्स यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर है, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, आ गया x और y के बीच में रिलेशन x - 2y बराबर -3 है। वॉल्यूम से देखते हैं, एकदम आसान सवाल। कहता है कि यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान बराबर है, इफ द
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल देन द रेडियस इज, मतलब ये सीधा कह रहा है कि भाई जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वो बराबर है सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर के, यही चीज बोल रहा है सवाल। तो भाई साहब पाई से पाई उड़ गया, आर से आर उड़ गया, यहाँ पे आर बचा, तो भाई आर बराबर क्या 2 ही तो बचा, रेडियस 2 होगा। जब रेडियस 2 होगा, इस सवाल को समझ लो, इसको घुमा भी सकता है, अगर इसी सवाल को अगर थोड़ा सा घुमा दे, अगर रेडियस मेरा 2 है तो इस केस में सर्कल का क्षेत्रफल और सर्कल का पेरीमीटर बराबर होगा, ये कह रहा है। अगर रेडियस मेरा 2 है तो सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई, और इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 गुना आर 4 पाई, ये बोल रहा है सवाल। तो भाई अगर रेडियस 2 है तो भाई सर्कल का परिधि और एरिया दोनों बराबर होगा, तो 2 यूनिट इसका क्या होगा उत्तर होगा। पढ़िए और बनाइए। कहता है कि एक आयत और समचतुर्भुज की परिमाप बराबर है, ठीक है। आयत का आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। रोम्बस का एरिया आपसे पूछा है, बहुत आसान सवाल है, तो एक फिगर से आपको समझाएं इसको। देखिए सबसे पहला बात, अगर दोनों का परिमाप बराबर है और आयत का लंबाई और चौड़ाई आपके सामने दिया है, तो भाई आयत का लंबाई 12 है और चौड़ाई 8 है, तो भाई लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 12 8 20 मतलब आयत का परिमाप 20 गुना 2 40। अगर आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो भाई समचतुर्भुज का भी परिमाप 40 सेंटीमीटर होगा, और अगर समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है मतलब 10-10 का होगा। मतलब जो हमारा रोम्बस होगा, जो हमारा समचतुर्भुज है, उसका प्रत्येक भुजा 10-10-10। अब इसका एरिया निकालना है तो भाई 2 तरीका है। एक तो अगर दोनों के दोनों डायगोनल दिया है तब हम हाफ इंटू d1 इंटू d2 लगा दे, डायगोनल तो है नहीं। दूसरा तरीका, अगर अपने पास बेस है और इधर कोई भी साइड से हाइट मिल जाए, अगर यहाँ से इन 2 भुजाओं के बीच का दूरी मिल जाए या इन 2 भुजाओं के बीच का दूरी मिल जाए, दूरी तो बराबर होगा, तब भी हम एरिया निकाल लेंगे बेस इंटू हाइट। देखो दोनों ही तरीका है, लेकिन दूसरा वाला तरीका इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि बोला है कि एक कोण 120 डिग्री का है, तो अगर ये 120 डिग्री का है तो भाई एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, मतलब ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर इसको हम हाइट मान ले, ये मेरा क्या हाइट है, इन दोनों भुजाओं के बीच का दूरी है, तो अगर ये हाइट मालूम चल गया, भाई बेस तो अपने पास है, तो भैया हम आसानी से बेस इंटू हाइट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगो का टेक्निक लगाते हैं। आपको मालूम है कि अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बने, और यही हमको निकालना है, ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक है, और ये जो मेरा 90 के सामने जो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने जो हाइपोटेनस है ये 10 दिया है, तो सर ये हाइट मेरा कितना होगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 60 के सामने है 30, ये मेरा 30 डिग्री होगा, और ये 90 के सामने, तो सर अगर 60 के सामने क्या 1 होता है और 30 के सामने √3 होता है? नहीं, सॉरी 60 के सामने √3 होता है और 30 के सामने 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 का वैल्यू दिया है ना भाई, ये 2 का वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10, तो 1 का वैल्यू 5, तो √3 का वैल्यू 5√3, मतलब जो इसका हाइट है वो 5√3 है। थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट से आपका आ गया, या तो आप यहाँ पे sin 60 भी लगा देते तब भी आ जाता, ठीक है। बस ये रेशियो याद रखना है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ठीक है। 30 के सामने 1, 60 के 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने का वैल्यू 2 यूनिट, और 2 का वैल्यू 10 दिया है तो 1 का वैल्यू 5 है, तो √3 का वैल्यू 5√3 है। अब देखो इसका एरिया निकाल लो बेस इंटू हाइट,
तो भाई बेस मेरा कितना है 10, हाइट मेरा कितना है 5√3, कितना हो गया 50√3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, कंसेप्ट लगाना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगो का थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि ट्रिगो से डायरेक्ट सवाल पूछे, इसमें भी तो आपका यूज हुआ ना ट्रिगो। एक सवाल में आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलेगा। एक ही मकसद है कि कंसेप्ट को इतना मजबूत बना दे कि सवाल में ना आपको मजा, कि एग्जाम में आपको मज़ा आ जाए, बोले कि वाह सवाल बनाने में मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आना चाहिए। तो कहता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स पेरीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट। एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके परिमाप का दोगुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहला बात, क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मतलब √3/4 × a², ये जो है 2 गुना है इसी के पेरीमीटर का। यही बोला है सवाल, यही बोला है सवाल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है, यही बोला है सवाल, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा? तो भाई साइड का लेंथ निकलेगा। और देखो सारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मतलब जो भी साइड आएगा, जो भी नंबर आएगा वो सेंटीमीटर में लेना है और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, a से a² को भागा देंगे, इधर मेरा a बचेगा और ये 4 6 चौके 24, a बराबर आपका हो जाएगा 24/√3 और इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8√3 और सेंटीमीटर लगा दिए 8√3। अब समबाहु त्रिभुज का साइड आपको मिल गया 8√3, एरिया निकाल दीजिए। फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा, √3/4 × भुजा का स्क्वायर, मतलब 8√3 × 8√3, 8 × 8 और √3 × √3 3 होगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किधर है? ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। ये आसान सवाल था, बनाते जाइए, उत्तर देते जाइए, चूकिए मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 5:9, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू रेडियस। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 5:9। बोला है कि इसके ऊंचाई से त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, हाइट और रेडियस। एक स्टेप में उत्तर आएगा, फॉर्मूला लगाना है, काट के उत्तर देना है, ठीक है। तो भाई मेरे 5:9 है कि 9:5 है? रेशियो पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर 5:9 9:5 रहेगा तो फिर आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। इसीलिए एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:2। भाई कंटेंट बनाने से पहले ना हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं वाइट पेज में, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना रखना है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तब जाके एक वीडियो बनता है, ठीक है, ठीक है। 5:9 है, ठीक है, ठीक है। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr × h + r। और इनका अनुपात क्या दिया है? 5/9, यही दिया है ना। अब ये देखो 2πr से ये 2πr उड़ जाएगा, क्या बचा? h/h + r। तो भाई h का वैल्यू अगर 5 है तो h का वैल्यू यहाँ भी 5 होगा, तो r का वैल्यू कितना? 4 हो जाएगा। मतलब हाइट मेरा 5 है तो रेडियस मेरा 4 है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दोनों है, 4:5 5:4। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऊंचाई से त्रिज्या का अनुपात, तो भाई 5:4 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। ध्यान से, ऐसा ना कि सब कुछ बनाए और लास्ट में आंसर गलत टिक कर दिए तो फिर तब भी गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन पे ध्यान भी देना है, ठीक है।
ठीक है। कहता है कि अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू अ कोन विथ सेम रेडियस r इफ द हाइट ऑफ कोन इज h, देन एक ठोस अर्धगोला को पिघलाया जाता है और समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h है तो कौन सा ऑप्शन सही है? रेडियस दोनों का सेम है, अर्धगोला का और शंकु का। शंकु का हाइट दे दिया है और अर्धगोला को पिघला के एक शंकु बनाए, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो भाई अर्धगोला का वॉल्यूम क्या होता है? बोले सर 2/3 इंटू पाई और r³ यही रेडियस है, बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई r² इंटू h, यही होता है। अब आपको मालूम है पाई से पाई तो उड़ जाएगा, पाई से पाई आपका उड़ गया, ठीक है। 3 से 3 आपका उड़ गया, r² से r³ में भागा देंगे, इधर बचेगा 2r और इधर बचेगा h, और यही आपका इक्वेशन दिया है शायद ऑप्शन में h बराबर 2r। बात समझ में आया? एकदम आसान सवाल है, कंसेप्ट का कंसेप्ट, समझदारी का समझदारी, सवाल का सवाल पर आपको देना चाहिए। कल भी आपको ऐसा सेम सवाल बताएं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 3√3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 6 गुना 6, इतना ही होगा ना। 2 से काट दे, 3 तिया बार में 3 तिया 9, 9 छके 54√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते आते हालत ख़राब हो जाता है। पहले एक एक सवाल को लिखने में 2 घंटा लगता है, छांटने में समय लगता है, मतलब एक सेट तैयार करने में 5 से 6 घंटा का समय जाता है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। कैसे होगा बताइए? शेयर करो, जमा के शेयर मारो एकदम। भाई जिस तरीक़ा से हम लोग करवा रहे हैं, जिस तरीक़ा से अभिषेक सर लगे हैं, जिस तरीक़ा से हम लगे हैं, आप देख लीजिए पूरा माहौल कैसा बना हुआ है, ठीक है। पूरा माहौल कैसा बना हुआ है अब देख लीजिए। टारगेट दे रहे हैं, डेली का टारगेट दे रहे हैं अभिषेक सर, पढ़िए पढ़िए, हम आपको इधर से डेली दे रहे हैं, पढ़िए पढ़िए। यही तो टाइम है पढ़ने का, सही आप पढ़ ही नहीं रहे, पढ़िए ढंग से। कहता है कि एलसीएम निकालना है 17/31, 34/62 और 48/93 का। तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालता है? तो भाई फ्रैक्शन का एलसीएम में ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम बोला तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो एक बात बताइए, 31 दूना 62 और 31 तिहाई 93, और 31 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब एचसीएफ तो 31 होगा, मतलब ना तो बी होगा ना तो सी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आपको 17, 34 और 48 का एलसीएम निकालना होगा, 17, 34 और 48 का एलसीएम निकालना होगा। तो आप सिर्फ एलसीएम निकाल के कमेंट कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, और 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा, इतना आप कमेंट कर दीजिए। मतलब 17, 34 और 48 है ना, 17, 34, 48, ठीक है। इसका एलसीएम बता दीजिए, एचसीएफ तो हम आपको बता दिए, एलसीएम आप बता दीजिए। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप इसको बना दीजिए। यदि 0.7/1 - 6c बराबर -0.2 है तो c का वैल्यू आप बता दीजिए। ये क्या है? 0.7/1 - 6c इक्वल टू -0.2 है, तो c का वैल्यू आपको बताना है, c बराबर क्या होगा। और कंडीशन ये है कि एक बार में सॉल्व करना है, बहुत छोटा सा सवाल है, एक बार में आपको सॉल्व करके आपको बता देना है। तो ये सर कैसे बनेगा? सिंपल सा बात है, 0.7 बराबर -0.2 के गुना में चला जाएगा 1 - 6c। तो भाई आप c का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल के बता दीजिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल के बता दीजिए 6c, ये c का वैल्यू निकाल के आप
आंसर जो है कमेंट में करिए। ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। मतलब आज आपका 10 दूना 20, 200 सवाल कंप्लीट हो गया। आप समझिए कि एक सेट बनाने में हमको अगर एवरेज 5 घंटा का समय लगता है, तो भाई 10 सेट बनाए, आपके लिए हम अपनी ज़िंदगी का 50 घंटा दिए। आप इसका कितना यूज़ करते हैं वो आप समझिए, बात को समझे। 50 घंटा आपके लिए समर्पित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हम जब क्वेश्चन बताते हैं तो बक बक नहीं होता, सीधा क्वेश्चन से बात करते हैं। आप देख रहे हैं ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।